नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आप सभी का CGL एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आप जो है वो कट ऑफ सेफ स्कोर की वीडियो देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब तक आंसर की नहीं आ जाता, कोई नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जाएंगी और एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा। यहाँ तक कि आप भी नहीं अपना अपना जो स्कोर है वो आप भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए अभी आंसर की आने दीजिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना सही होगा। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आज मैं इतिहास का रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो पाया कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, 11 टॉपिक ऐसे हैं इतिहास के जिससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। और वे टॉपिक हैं, सबसे पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक जो कि इतिहास में लिखे गए हैं, पुराने पुस्तक, जैसे कि रेहला पुस्तक किसने लिखी, इंडिका पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ, इससे भी प्रश्न बने हैं। जैसे पूछ लिया जाता है तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, तो अशोक के काल में। ये भी पूछा गया है कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, है ना। अशोक के फिर शिलालेख से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पूछ लिया जाता है 13वां शिलालेख में किसका वर्णन है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है ना। फिर चौथा टॉपिक है प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, है ना, ये पूछ लिया जाता है। तो जो वे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। पांचवा टॉपिक है प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। जैसे पूछा जाता है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो महर्षि गौतम। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। फिर पूछे जाते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान से। जैसे पूछा जाता है कि पेशवा क्या था, है ना, शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा क्या था, तो पेशवा किसको कहा जाता था, राजा का जो प्रधानमंत्री होता था उसको पेशवा कहा जाता था। फिर पूछा जाता है, सातवां टॉपिक है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। जैसे कि पूछा जाता है बारबोसा किसके काल में भारत आया था, तो कृष्णदेव राय के काल में आया था। ये बारबोसा कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का था। फिर पूछे जाते हैं आठवां टॉपिक है प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध एवं उनके परिणाम। ये मिलान करने में ये ज़्यादा काम देता है, मिलान करने वाला इससे प्रश्न ज़्यादातर SSC बनाता है ना। जैसे पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में, और उसमें उसके परिणाम क्या थे, तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसका पतन हो गया था उसमें। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। नौवां टॉपिक है अंग्रेजों के सामाजिक सुधार अधिनियम। जैसे पूछा जाता है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके काल में लगा था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लगा था 1829 में। उसके बाद 10वां टॉपिक है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। जैसे एक प्रश्न बनता है कि बिहार में पहली बार अधिवेशन कब हुआ, 1912 में हुआ था, बांकीपुर में, है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो RN माधोलकर थे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुए कांग्रेस के, है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये रहा आपका 11वां टॉपिक। और यही जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन हम इसमें पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है, सीरियल वाइज। जैसे पूछा जाता है शिमला सम्मेलन कब हुआ, 1945 में, है ना। वो क्या हुआ था उसमें, तो सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। हम ये 11 टॉपिक पूरा आज कवर करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। और दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैं 5-6 दिन वीडियो नहीं दिया, उसके लिए सॉरी, है ना। मेरे मामा जी का देहांत हो गया था इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था, ठीक है। परंतु अब मैं वीडियो प्रतिदिन दिया करूँगा। आज मैं इतिहास का लेकर आया हूँ, कल पॉलिटी का आएगा, ऐसे करके मैं सारा कवर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक पूरा वीडियो एक दे दूँगा जिसमें सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मैं आपके सामने क्या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक एवं उनके लेखक। जैसे अर्थशास्त्र जो पुस्तक था उसको चाणक्य ने लिखा था। किसने, चाणक्य। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौटिल्य। मुद्रा राक्षस बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, विशाखदत्त ने लिखी थी। अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरितम तो ये पिछली बार सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था, 2022 के सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था। 10 कुमार चरितम, दंडी लिखा था इनको, है ना। 3 मार्च को शायद एग्ज़ाम हुआ था, हाँ 3 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर में ये प्रश्न आए हुए थे। हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये पुस्तक जो है बाणभट्ट लिखे थे। कौन, बाणभट्ट। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद हर्षवर्धन लिखे थे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इससे ये प्रश्न बन जाते हैं कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। और ये 3 पुस्तक आपको दिए होंगे और एक पुस्तक इसमें से दे देगा, हर्षचरित्र या कादम्बरी। तो यहाँ पे
आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आप इसको आप याद रखिएगा। 3 जो पुस्तक हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया। और ये जो बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। और जो हर्षवर्धन का जो जीवनी है, इसका जीवनी का नाम है हर्षचरित्र और इसको लिखे थे बाणभट्ट, ठीक है। बुद्ध चरितम अश्वघोष द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी कल्हन द्वारा लिखा गया। इससे ये प्रश्न बनता है कि राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। कहाँ का? कश्मीर के इतिहास का इसमें वर्णन है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द्वारा लिखा गया है। और किताबुल हिंद और तहकीक हिंद ये अलबरूनी द्वारा लिखा गया था। मृच्छकटगम शूद्रक द्वारा लिखा गया। उत्तर रामचरितम और मालती माघव ये भवभूति द्वारा लिखा गया। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है। और देखते हैं, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखे थे इसको, है ना। इंडिका मेगास्थनीज लिखे थे। कौन? मेगास्थनीज। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा था, कामसूत्र नामक पुस्तक। दायभाग जो एक पुस्तक है उसको जिमुतवाहन ने लिखा था। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक इसको भर्तृहरि ने लिखा था, ठीक है। बीजक, रामायणी और शबद इसको कबीरदास ने लिखा था, ठीक है। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल लिखे थे। और कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास ने लिखा था। अष्टाध्यायी पाणिनि लिखे थे, संस्कृत का पहला व्याकरण था ये। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। और रेहला जो है इब्न बतूता लिखे थे। मोरक्को का यात्री था, 1333 में भारत आया था, है ना। मोरक्को का रहने वाला था। कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञेय द्वारा लिखा गया था। तो ये रहे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि प्राचीन इतिहास में लिखे गए हैं, कुछ जो है मध्यकालीन इतिहास में भी लिखे गए हैं। अगला टॉपिक है आपका बौद्ध संगीतियाँ। जैसे 4 बौद्ध संगीति हुई थी, है ना। बौद्ध धर्म के से रिलेटेड जो मीटिंग्स हैं वो हुए थे 4। प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और तीसरा जो है 250 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, कहीं कहीं इसको 255 ईसा पूर्व भी देता है। और चौथा जो बौद्ध संगीति है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुआ, और दूसरा जो है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, RVPK। आपके पास अगर कोई और भी ट्रिक हो तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। R से राजगिरी, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन या कश्मीर, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में। आप इसको एक के से याद रख सकते हैं, एक। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि पहले कौन आया, अजातशत्रु या अशोक, क्योंकि A से अजातशत्रु भी होगा और अशोक भी होगा, K से कालाशोक भी होगा और K से कनिष्क भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसका शासनकाल पहले आया, तब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अध्यक्षता जो है प्रथम बौद्ध संगीति का महाकश्यप किया था। और दूसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता जो है सबा कबीर किए थे। और तीसरे जो है मोगलीपुत्तिस किए थे। और चौथे जो है वसुमित्र या अश्वघोष किए थे, ठीक है। वसुमित्र या अश्वघोष किए थे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इससे आपको कहीं भी पूछ लिया जाता है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, या फिर द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, ठीक है, या फिर प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे, ऐसे प्रश्न बनता है। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। तो अगला टॉपिक है अशोक के जो शिलालेख हैं उससे। तो इसमें जो है अशोक के टोटल जो बृहद शिलालेख हैं वो टोटल कितने हैं? 13 हैं। बट हम 13 नहीं देखेंगे, है ना। हम कितना देखेंगे? हम सिर्फ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे प्रथम शिलालेख में क्या वर्णन है, तो पशु बलि की निंदा की गई है उसमें। और दूसरा जो शिलालेख है उसमें मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का बात किया गया है, दूसरा शिलालेख में। तीसरा शिलालेख में अधिकारियों का 5वें वर्ष जो दौरा है उसका वर्णन है ना। उसमें कहा गया है कि अधिकारियों को हर 5वें वर्ष जो है कहीं दौरा करना चाहिए। 5वां जो शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है ना, नियुक्ति की बात की गई है। और 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है ना। धम्म जो है बौद्ध जो धर्म है उसमें धर्म को धम्म कहा गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति और धम्म की व्याख्या, ठीक है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है दोस्तों।
तो ये आप इतना ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वह है प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। जैसे कौटिल्य जो हैं वो समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अश्वघोष जो हैं कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में और चरक भी कनिष्क के दरबार में। यानी अश्वघोष, नागार्जुन और चरक ये तीनों जो हैं वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। हरिसेन जो हैं समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हमने पीछे भी आपको बताया। चंद्रवत दाई जो हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है, यह आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। जैसे न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक थे महर्षि कपिल। और मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक थे वे थे महर्षि जैमिनी। यहाँ मीमांसा से एक याद आया, एक आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बादरायन थे, ठीक है। उत्तर का मतलब ही होता है बाद में आने वाला, तो बादरायन आप याद रख सकते हो। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, आज इससे आप याद रख सकते हैं कि बाबा रामदेव जो हैं वो पतंजलि का सामान बेचते हैं और वो योग विद्या सिखाते हैं, तो योग दर्शन से आप पतंजलि आप यहाँ याद रखिए। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद जो हैं इसके संस्थापक थे, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। हम आगे देखेंगे अगला टॉपिक शिवाजी के अष्टप्रधान। जैसे शिवाजी के अष्टप्रधान में एक पेशवा होता था जो कि राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य जो है वित्त एवं राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था। वाक्यांविश जो है राजा की दैनिक गतिविधियों का विवरण रखता था कि दिन भर में राजा को क्या करना है। सर नौबत जो है वो सेनापति को कहा जाता था। और पंडित राव जो है धार्मिक कार्यों को अनुदान की व्यवस्था देखता था। धार्मिक कार्यों को जो अनुदान दी जाती थी, जो कुछ दान देना होता था, है ना, उसका जो व्यवस्था था वो देखता था पंडित राव। न्यायाधीश का काम क्या था? तो न्याय विभाग का प्रधान जो होता था उसको न्यायाधीश कहते थे। और सुमंत जो है विदेश से संबंधित स्थापित करता था, विदेशों से संबंध स्थापित करता था कौन? सुमंत। और ये है सुरु नवीस या सचिव। सचिव जो है राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना व परगनों के हिसाब किताब की जांच करना। किसका काम था? तो सचिव का, ठीक है। ये अष्टप्रधान से क्वेश्चन बन जाते हैं और इसमें अष्टप्रधान में भी जो सुमंत है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमात्य है और पेशवा है, ये तीन से जो है वो प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, जैसे कि यात्री निकोलो कांटी जो है वो इटली का रहने वाला था और देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का रहने वाला था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नूनीज जो है पुर्तगाल का था और अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था। डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाल का रहने वाला था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये आप याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध एवं उसके परिणाम। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और द्वितीय युद्ध जो है जस्ट उसके बाद 1192 में हुआ और गौरी ने पृथ्वीराज को इस बार हराया, है ना, बदला पूरा किया। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में हुई और गौरी ने जयचंद को हराया था। किसको? जयचंद। चंदावर और चंदेरी में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, चंदावर अलग है और चंदेरी अलग है। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था दोस्तों और इसमें जो है ये जो है 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया था। किसको? यल्दौज को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की नींव रखी थी। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ और बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर ने अफगानों को हराया। मतलब बाबर जो है वो 4 युद्ध लड़ा और चारों जो है लगातार है 1526, 1527, 1528 और 1529। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें मुगल साम्राज्य का नींव रखा था कौन? बाबर ने। तो आप ऐसे याद रखिए कि बाबर आया,
पानी पिया, क्या पिया? पानी। उसके बाद खाना खाया और उसके बाद चंदन लगाया और घाघरा पहन के भाग गया, घाघरा पहन के मर गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ। शेर शाह ने हुमायूं को हराया और सूरी वंश की स्थापना कर दी थी, है ना। फिर आया बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, उसमें 1540 में हुआ ये, और शेर शाह ने हुमायूं को फिर से हराया। सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ और इसमें जो है हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था। ठीक है, किसको? सिकंदर सूरी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ और अकबर ने हेमू को हराया था। किसको? हेमू को हराया। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ और तालीकोटा का युद्ध होने के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, मतलब विजयनगर साम्राज्य जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। हल्दीघाटी युद्ध 1576 में हुआ और अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। याद रखिए दोस्तों, ये सारे जो युद्ध हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है मिलान करने वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा इससे बनते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और क्लाइव ने, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला अलग है, देखिए यहाँ शुजाउद्दौला ये अलग है। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ और आयरकुट ने फ्रेंच सेना को हराया था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ। अहमद साहब दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध बहुत बार पूछा गया है, 1764 में हुआ और अंग्रेज़ों ने किसको किसको हराया? तो एक संयुक्त सेना बनाया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किसको कहा गया? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको, और मंगल पांडे को इसमें फांसी हुई थी, है ना। कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था? तो मेरठ से। क्यों हुआ था? क्योंकि गाय के चर्बी वाले जो कारतूस था उसका प्रयोग करने से मंगल पांडे जो थे वो मना कर दिए थे। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में प्रथम, 1971 में द्वितीय और 1999 में कारगिल युद्ध, और तीनों में पाकिस्तान की हार हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये रहा अगला टॉपिक है अंग्रेज़ों के सामाजिक सुधार अधिनियम। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो सामाजिक सुधार अधिनियम लाए गए वो देखेंगे। जैसे शिशुवध प्रतिबंध, ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में आया 1798 से 1805। इसका जो है कहीं कहीं जो डाटा है वो 1795 भी देता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सती प्रथा प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया और ये 1829 में आया था। ठीक है, सती प्रथा प्रतिबंध जो है वो कब आया था? 1829 में। उसके बाद आया दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड एलन ब्रो के ने, और ये 1843 में आया। और जो है ये 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया गया था, है ना। जो दास प्रथा था उसको प्रतिबंध कर दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया 1856 में, मतलब विधवा जो थी, विधवा औरतें, उसको विवाह की अनुमति दी गई थी, दोबारा वो विवाह कर सकती थी। नेटिव मैरिज एक्ट जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में आया 1872 में, और इसमें जो है अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया गया था, मतलब एक जात जो है दूसरे जात में जाकर विवाह कर सकता था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है लैंसडाउन के शासनकाल में आया 1891 में, और इसमें जो है लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 12 वर्ष निर्धारित किए गए थे। कितना वर्ष? 12 वर्ष। फिर आया शारदा एक्ट, इसमें ये जो है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया 1930 में, और इसमें जो है विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष रखी गई और लड़का का जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, तो देखिए 1885 में जो है कांग्रेस का गठन हुआ था, और पहला जो अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था, बम्बई उस समय उसका नाम था, और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत सारा फैक्ट्स और भी बताऊंगा और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 1887 में जो है मद्रास अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये आप याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि
प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और जॉर्ज यूले जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी और वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम, उसका पहली बार गायन जो है इसी में हुआ था 1896 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 का जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ है ना, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। वैसे दोस्तों आप ये बताइए कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो टोटल जो है कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता किए थे? मैं बता देता हूँ, उन्होंने जो है टोटल 3 जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 3 बार। कब कब? तो एक तो किए थे 1886 में, एक किए थे 1886 में और एक किए 1893 में, है ना, और एक किए थे 1906 में। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, एक 1893, एक 1886 और एक 1906 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस जो है 2 दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसमें जन गण मन जो है उसका पहली बार गायन किया गया था। जो हमारा जो राष्ट्रगान है उसका पहली बार गायन जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 1912 में हुआ था बांकीपुर में अधिवेशन जिसके अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर और बिहार में ये पहला जो है वो अधिवेशन था। वैसे दोस्तों बिहार में टोटल अधिवेशन जो हैं वो कितने हुए? तो 3 हुए हैं। पहला जो है बांकीपुर में हुआ, दूसरा जो है वो गया में हुआ था 1922 में, यहाँ देखिए, और तीसरा जो है वो 1940 में हुआ था रामगढ़ में। तो रामगढ़ जो कि अभी झारखंड में है लेकिन उस समय तो बिहार में ही था। तो बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए थे, है ना, और रामगढ़ वाला जो है उसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। अब हम देखते हैं आगे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसको लखनऊ समझौता भी इसको बोलते हैं। अंबिका चरण मजूमदार जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का इसमें मिलन हुआ था। जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, वो जाकर के मिलन हो गया था 1916 में। इसमें मुस्लिम लीग भी मिल गई थी कांग्रेस के साथ। 1917 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता किए थे और ये पहली महिला अध्यक्ष थी, है ना। ये पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना, तो आप बोल सकते हैं एनी बेसेंट। यहाँ ध्यान रखिएगा पहली महिला है, भारतीय पूछेगा तो उसका आंसर अलग होगा, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। 1922 में गया अधिवेशन हुआ और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और स्वराज पार्टी बनाने की घोषणा की गई थी और फिर 23 में जो है स्वराज पार्टी बनकर तैयार हो गई थी, मतभेद हो गया था। 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ और अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी और बापू की एकमात्र अध्यक्षता थी ये, मतलब कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो है वो बेलगांव अधिवेशन ही था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1925 का कानपुर अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, है ना। जो हमने पीछे जो देखा था, पीछे हमने देखा था प्रथम महिला, है ना, वो थे एनी बेसेंट, लेकिन वो भारतीय नहीं थी और जब भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू होगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया और मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की मांग जो है किसने किया था पहली बार, तो वल्लभ भाई पटेल ने। और किस अधिवेशन में, तो 1931 के कराची अधिवेशन में। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया और गांव में ये प्रथम अधिवेशन था। गांव में होने वाला जो अधिवेशन था वो प्रथम अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 का भी जो अध्यक्षता है वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, हरिपुरा अधिवेशन। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्या बनाए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक,
ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा कांग्रेस का अधिवेशन। इसमें हमने देखा कि उसके क्या क्या मतलब कि परिणाम भी थे, है ना, महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने यहाँ पे देखा। और हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिससे हमें क्या होगा कि जो इतिहास है उसका हमें, जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका हमें अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं इसको भी। ये रहा। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। और ये महत्वपूर्ण घटना था। और इसको कौन किए थे, तो ए.ओ. ह्यूम किए थे। कौन किए थे, ए.ओ. ह्यूम। ये सॉरी दोस्त, ए.ओ. ह्यूम किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, तो बंगाल का जो विभाजन था उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया था, है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन ने, कब, 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, तो 1911 के जो दिल्ली दरबार लगा था जिसमें जॉर्ज पंचम और मैरी आई थी, है ना, उसी समय जो है भारत का जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर क्या हुआ था, बिहार को जो है वो बंगाल से अलग किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 में, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना था, है ना, आगा खां पैलेस में, आप याद रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस, हमने पीछे देखा। और जो है इसमें गरम दल और नरम दल दो भागों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। क्या हुआ था, होम रूल आंदोलन 1916। और कौन शुरू किए थे, तो तिलक एवं एनी बेसेंट। कौन कौन, तिलक और एनी बेसेंट, ये आप याद रखिएगा, तिलक एनी बेसेंट। ठीक है। लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, हमने पीछे भी देखा, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच इसमें समझौता हो गया था। और 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो भी सब साथ आ गए थे। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों, 1919 में। इसको काला कानून भी कहा गया है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। 13 अप्रैल महत्वपूर्ण तिथि है, कौन, 13 अप्रैल 1919 में। और इसमें क्या हुआ था, तो जनरल डायर जो है उसमें क्या किया था, तो जो वहाँ पे मीटिंग चल रहा था, जालियांवाला बाग जो है कहाँ है, वो अमृतसर में है। और उसमें मीटिंग चल रहा था। और मीटिंग में जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ दोस्तों, 1919 में। शौकत अली और मोहम्मद अली जो है वो इन्होंने शुरू किया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1920 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, 1920 में। जालियांवाला बाग से संबंधित था कौन, हंटर कमेटी। और असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। चौरा चौरी कांड जो है 1922 में हुआ। और चौरा चौरी कांड जो है कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर जिले में एक चौरा चौरी नाम का एक जगह है। गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और इस घटना के बाद जो है वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था, स्थगित कर दिया था, उसको रोक दिया था। ठीक है। तो इससे आपको जो है इतिहास जो है वो भी क्लियर हो रहा है, तो इसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुआ था। हमने अभी देखा कि 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास किए थे। उसके बाद जो है वहीं पे उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। वैसे स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी 1928 में लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूजन इसमें होता है। अगर नियुक्ति पूछा जाए तो 1927 होगा, है ना। इसमें कौन थे, जॉन साइमन जो थे वे अध्यक्ष थे। और 7 सदस्यीय आयोग था ये। कितना सदस्य, 7 सदस्य थे इसमें।
और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 1928 में। और आपने सुना होगा कि लाला लाजपत राय जो है वो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। उसी में जो है लाला लाजपत राय पर उन पे लाठी प्रहार किया गया, जिससे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने एक नारा दिया था कि मेरे सर पर जो है लाठी का एक एक प्रहार जो है वो अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ कील साबित होगा, है ना, कील साबित होगा, ताबूत की कील साबित होगा, उन्होंने कहा था लाला लाजपत राय ने। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट जो है ये अलग है दोस्तों, इसको जवाहरलाल नेहरू नहीं वो नहीं किए थे। कौन इसको पेश किए थे नेहरू रिपोर्ट? पंडित मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर हम देखेंगे बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी। और आपको याद होगा कि बारदोली सत्याग्रह में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिलाएं जो हैं वो सरदार की उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 1929 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया गया था। किसके किसके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, ठीक है दोस्तों। स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी 1930 में। इसमें क्या किया गया था? तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। कब? 26 जनवरी को। लेकिन हम तो स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। दरअसल दोस्तों 15 अगस्त को हमें आज़ादी दे दी गई, इसलिए हम 15 अगस्त को तो स्वाधीनता दिवस मनाने लगे, परंतु 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हम उस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को जो है हमारा संविधान रेडी हो गया था, पर हमने उस दिन उसको लागू न करके 26 जनवरी को इसलिए लागू किया क्यों, ताकि जो तिथि है इसको हम यादगार बना सकें। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, है ना। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। और ये 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला था। महात्मा गांधी द्वारा जो है साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था इसमें, है ना। नमक कानून को तोड़ा गया था और नमक कानून को तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब है कि हम विनय करके, सविनय, विनय का मतलब होता है विनय करेंगे, हाथ जोड़ करके जितने भी कानून बनाए थे अंग्रेजों ने उसका हम उल्लंघन करेंगे, उसको हम नहीं मानेंगे, है ना, उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये भारत का बहुत बड़ा आंदोलन था, क्योंकि जो है इसमें ये गांव गांव तक फैल चुका था। लेकिन इसमें कहा जाता है कि गांधी जी की कुछ गलतियां भी हुई, है ना, जिसके कारण ये आंदोलन जो है बाद में इतना सफल होने के बाद भी हमको आज़ादी जो है बहुत दिनों बाद मिली, ठीक है। लेकिन जो होना था वो हो गया, ठीक है। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये गांधी जी ने नमक कानून तो नमक का जो कानून था उसको तोड़कर शुरू किया था। नमक को ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि नमक एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो हर घर में उसका उपयोग होता है, जाके ये जो संदेश है वो हर घर तक पहुंच सके, इसीलिए उन्होंने नमक को चुना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, है ना। इसमें जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था। और पता है ये कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। फिर हम देखेंगे क्या गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला चीज़ देखते हैं हम। फिर देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। और इसी में जो है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, बहुत बड़ा देश में विद्रोह होना चालू हो गया, तो फिर जो है ये इरविन को जो है समझौते के लिए गांधी जी को बुलाना पड़ा। और फिर गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। उसके बाद जो है कांग्रेस जो है उसमें सम्मिलित हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, जहाँ पे गांधी जी का जो बात है वो नहीं माना गया, उनको बेइज्जती कर दिया गया था, है ना। वहाँ पे उनका बात कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था। वहाँ पे मुस्लिम लीग भी गई हुई थी, है ना। वहाँ पे ये BR अम्बेडकर भी गए हुए थे। सब अपने अपने हक की बात कर रहे थे, है ना। देश का बात कोई कर ही नहीं रहा था। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में आया। कम्युनल अवार्ड क्या था? तो मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। फिर पूना पैक्ट हुआ 1932 में। पूना पैक्ट जो है गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, है ना। गांधी जी और अंबेडकर के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ था, जिसके तहत जो है सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे। कितना? 71 सीट दिए गए थे, जो कि फिर बढ़ाकर कितना कर दिया गया?
148 कर दिया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से गोलमेज सम्मेलन से ये बनता है कि किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन? जेपी नारायण, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। जेपी नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। फिर इसमें मीनू मसानी भी थे और एम जोशी भी थे, सॉरी एस एम जोशी थे, मीनू मसानी थे और जेपी नारायण थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो लाया गया 1935 में। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसके बहुत सारे प्रावधान आज भी हमारे संविधान में जो हैं वो लिए गए हैं। इससे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर मुक्ति दिवस जो है 1939 में मनाया गया, किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। 1939 में क्या मनाया गया? मुक्ति दिवस। तो मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था ये, है ना। पाकिस्तान देखे होंगे कि आप 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफा दे दिए, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इसीलिए जो है कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है ये बहुत खुश होकर मुक्ति दिवस मना रही थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में। पाकिस्तान का जो शब्द है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, ये आप याद रखिएगा। चौधरी रहमत अली, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चौधरी रहमत अली 1940 में जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1942 में। और जो इसके जो अध्यक्ष थे स्टोपर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टोपर्ड क्रिप्स, और इसीलिए इसका नाम भी क्रिप्स मिशन पड़ा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में आया और इसी में जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 1942 में। आगे देखेंगे शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। इसमें क्या हुआ? इसमें जो जितने भी राजनीतिक पार्टी थे वे सम्मिलित हुए, तो उनका ये क्या था? उनका सम्मेलन था। नौसेना विद्रोह जो है 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 1946 में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई थी 1946 में। क्या हुआ था घोषणा? तो भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री इटली के द्वारा। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ दोस्तों? 1946 में। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टोपर्ड क्रिप्स, है ना, और एबी अलेक्जेंडर, ये भारत में आए थे। और कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन है वो हुआ था 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 1946 में। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 1946 में, और जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1946। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। माउंटबेटन योजना जो है 1947 में आया था। वायसराय माउंटबेटन ने क्या किया था? तो भारत विभाजन की योजना रखी थी और जो है उसी समय भारत विभाजन किया गया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति हमें फिर मिल गई 1947 में, है ना। भारत जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। उसके बाद भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई 1950 में। तो ये देखिए हमने ये ईस्वी से लगातार जो है वो क्या किया, हमने सीरियल वाइज टोटल जो घटना था वो हमने देख लिया, जिससे क्या हुआ कि हमें जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका हमें अच्छा खासा नॉलेज हो गया, हमें रिवीजन हो गया। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों। ये एक रिवीजन, ये क्या था? तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था जिसमें हम क्या देखें, शॉर्ट्स में हम रिवीजन कर लिए पूरा जो इतिहास था उसका। और आप यकीन कीजिए यही जो 11 टॉपिक हैं इससे एसएससी में बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं। ठीक है। हाँ, अगर 1-2 प्रश्न अगर कोई और टॉपिक से आ जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर जो प्रश्न बने हैं इसी से बने हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लास्ट तक बने रहने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आप प्रतिदिन लाऊंगा। ठीक है। जब तक सीजीएल मेंस है तब तक मैं प्रतिदिन एक वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।